हेलो एवरीवन, 12th फिजिक्स के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ये सभी वीडियोज हिंदी मीडियम में भी चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल का शुरू से यही कॉन्सेप्ट रहा है कि जो भी आपके सिलेबस के वीडियोज हैं वो आपको हिंदी मीडियम में अलग से भी प्रोवाइड कराए जाएँ। मीन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वीडियोज एक ही टॉपिक को लेके आपको मिलेगा, तो आप परेशान मत होइए। जैसे ही ये आपका इंग्लिश मीडियम में ये जो अभी चल रहा है एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के, जैसे ही एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं इन सभी का हिंदी मीडियम में भी वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोशिश यही रहेगा कि एक ही दिन में आपको अगर मॉर्निंग में हिंदी का वीडियो मिलता है तो इवनिंग में आपको इंग्लिश का वीडियो मिले, मतलब आपको हिंदी मीडियम के लिए भी ये वीडियो मिलेगा। जैसा कि पिछले वीडियो पे कमेंट भी आया था कि आप जो है इस सभी वीडियो को हिंदी में प्रोवाइड कराइए, वो आपको जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले की वीडियो में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.2 और 1.3 को डिस्कस किए गए थे। वो सभी का जो वीडियो है वो आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक और एग्जाम्पल 1.4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें आपसे कहा है कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charge and masses respectively। इसमें तो आपको बस ये बताया कि जो आपका कूलम्ब्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस जो चार्ज के बीच में जो कूलम्ब्स लॉ एक्ट करता है, और जो आपने 11th में न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो मास के लिए आया होगा, वो दोनों के दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है, तो इसमें भी 1 अपॉन R स्क्वायर आ रहा है। और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें तो F = G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, वहाँ पे भी अपॉन में R स्क्वायर आ रहा है। तो इसी को यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया है कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस को डिनोट करते हैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अब इसमें पूछा क्या गया है, सबसे पहले इसमें पूछा है जो इसका A नंबर पार्ट है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। यहाँ पे दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालें तो ऊपर किसे रखेंगे, कूलम्ब्स लॉ वाले फोर्स को कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को। क्वेश्चन में जो पहले दिया रहता है ऊपर उसी को रखना रहता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पहले कहा है तो पहले हम Fe को रखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम कंसिडर करेंगे, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स कहा है तो Fg को उसके अपॉन में रखेंगे। मीन्स यहाँ जो हम रेशियो निकालेंगे वो निकालेंगे Fe अपॉन Fg का। किसके लिए निकालना है, तो ए के अंदर भी दो पार्ट है, पहला है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन और दूसरा पार्ट है इसका फॉर टू प्रोटॉन। मीन्स आपको Fe अपॉन Fg का रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, पहले पार्ट में आपसे कहा है, और दूसरे पार्ट में कहा है कि दोनों प्रोटॉन के लिए। और इसके बाद इसका बी नंबर भी पार्ट दिया हुआ है, एस्टिमेट द एक्सीलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। इस क्वेश्चन में इतना ही चीज़ कहा गया था। अब सबसे पहले हम यहाँ ये लिखेंगे कि हमें क्या क्या फार्मूला पता है, जो अभी आपको बताया भी है, कूलम्ब्स लॉ है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है, इसके बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे। सिंस वी नो दैट क्या क्या मालूम है, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है ये Fe, यहाँ से Fe को डिनोट कर दिया क्योंकि दो फोर्स का डिस्कशन करना है। Fe = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वही था यहाँ पे 1 अपॉन R स्क्वायर आ रहा है। उसी तरीके से जो न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स है ये Fg = G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 अपॉन R स्क्वायर आ रहा है। तो इसीलिए कहा था कि दोनों के दोनों जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये K क्या है, तो K के बारे में यहाँ अलग से मेंशन कर दिया गया कि K जो है वो आपका कूलम्ब्स कांस्टेंट है। ये होता कितना है, तो K लिखिए, चाहे फिर 1/4πε0 लिखिए। ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट आप यहीं से निकाल सकते हैं। K का जब निकालेंगे तो ये R स्क्वायर ऊपर जाता और ये जो चार्ज है वो नीचे आता, तो इसका हो गया न्यूटन, ये R स्क्वायर यहाँ गया मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज का होता है कूलम्ब, तो यहाँ अपॉन में जाता है कूलम्ब स्क्वायर। उसी तरीके से ये जो कैपिटल G है, कैपिटल G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो उसका वैल्यू यहाँ मेंशन किया गया। कैपिटल G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वो भी यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये न्यूटन हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये मास है, अब मास यहाँ जाएगा तो kg स्क्वायर। और अदर क्या हम जानते हैं, तो यहाँ पे पूरा ये लिस्ट बना दिया गया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम QE से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में चार्ज होता है,
चार्ज ऑन प्रोटॉन जिसे हम QP से डिनोट करेंगे, क्योंकि इन सबका यहाँ जरूरत पड़ने वाला है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 - 31 किलोग्राम, और एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10 - 27 किलोग्राम। इतना टर्म हमें मालूम है। इन सभी का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम निकालेंगे इसके स्ट्रेंथ का रेशियो, जो भी फोर्स के टर्म में निकालना है, और किसके किसके लिए, तो पहले हम निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। मतलब हमारे पास पहला चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा चार्ज जो होगा वो प्रोटॉन होगा। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन कहा था ए का फर्स्ट नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और एक प्रोटॉन ले लिए। क्योंकि अभी डिस्टेंस के बारे में नहीं कहा, जो 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है वो बी वाले पार्ट के लिए, ए में नहीं कहा। तो जब डिस्टेंस के बारे में नहीं कहा तो हम इसे आर कंसिडर कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन है तो जब कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे तो Q1 की जगह हम QE रखेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q2 की जगह QP रखेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन। और जब मास का यूज करेंगे तो M1 की जगह ME रखेंगे, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, और M2 की जगह MP रखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। वही यहाँ पे फॉर्मूला हमने रखा कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, Fe = K Q1 Q2/R²। के कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, R भी वैसे ही रहेगा। Q1 की जगह QE हो गया, Q2 की जगह QP हो गया। सिमिलरली Fg जब यहाँ लिखेंगे तो G M1 M2/R², M1 की जगह ME और M2 की जगह MP। जो यहाँ लिया गया था वही हमने यहाँ पुट कर दिया। रेशियो निकालना है Fe/Fg, दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो लेना है। तो मैग्नीट्यूड का जब हम रेशियो निकालेंगे, मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो निगेटिव चार्ज है वो माइनस साइन हम नहीं रखेंगे। वैसे भी जब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं तो कभी माइनस साइन नहीं यूज करते हैं चार्ज का। तो यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला रख दिया, ये Fe का फॉर्मूला यहाँ रख दिया गया, Fg का फॉर्मूला यहाँ रख दिया गया। यहाँ जो है R² से R² कैंसिल हो जाएगा, R यहाँ आपका कैंसिल होने ही वाला था, इसीलिए क्वेश्चन में अलग से R के बारे में कोई डिस्कशन किया ही नहीं गया था। R² से R² जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा K QE × QP और यहाँ आ जाएगा G ME × MP। अब इन सभी का वैल्यू हमें पता है, जो पहले हमने लिख के दिखा दिया था। अब इसी को यहाँ पे हम रख देंगे। तो क्या क्या है, K का वैल्यू हमने पुट कर दिया 9 × 10⁻⁹, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ माइनस साइन नहीं लेना है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहाँ काम करा रहे हैं फोर्स के लिए। चार्ज ऑन प्रोटॉन दोनों पे सेम वैल्यू होता है तो इसलिए यहाँ फिर से वही लिख दिया गया। कैपिटल G का वैल्यू 6.67 10⁻11। मास ऑन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो हो गया 9.1 × 10⁻31, और ये प्रोटॉन का मास हो गया 1.67 × 10⁻27। अब जब भी इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप काम क्या कीजिए, जो 10 का पावर वाला वैल्यू है, जैसे ये है, ये है, ये है, इन सबको एक साथ सॉल्व कीजिए, और जो बिना 10 के पावर के हैं उन सबको एक साथ सॉल्व कीजिए। 1.6, 1.6 और 9 इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो 10 का पावर है उसे आपस में सॉल्व कर दीजिए। ये पावर -19, ये पावर -19, तो ये मिला के हो जाएगा -38, और ये प्लस में 9 है तो जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो 38 में से 9 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 29। और चूंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ा है तो ये आंसर माइनस में आएगा 29, यानी कि 10 का पावर हो जाएगा -29। और इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगा 23.04 × 10⁻⁻29। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। जितने नंबर वाले वैल्यूज दिए गए हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपका 9.1, 1.67 और 6.67, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 101.36399। और 10 के पावर वाले को सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 27, ये आपका 31, दोनों माइनस में और ये भी माइनस में है, मीन्स आपका 27, 31 और 11 ये सब आपस में ऐड हो जाएगा 7, 8, 9, ये आपका हो जाएगा 69, यानी कि 10 टू द पावर आ गया -69। अब इन दोनों को आपस में जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.22729, और ये -69 है, ऊपर जाएगा तो +69 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -29 + 69, और 69 में से 29 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 10 टू द पावर 40। अब इस डेसिमल को एक प्लेस आगे लेके जाना है, तो डेसिमल को जब एक प्लेस आगे लेके जाएंगे तो इसका एक पावर कम कर दीजिए, तो ये फाइनल आंसर आपका इसका आ जाएगा 2.27 × 10 टू द पावर 39। ये ए का जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसका हमें आंसर मिला है, ए के फर्स्ट पार्ट का, जिसमें फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन के लिए फोर्स का रेशियो निकालना था, उसका आंसर आ गया 2.27 10 टू द पावर 39। अब इस क्वेश्चन में जो बी वाला पार्ट था, बी वाले पार्ट में आपसे पूछा गया था फॉर 2 प्रोटॉन्स, मतलब अभी भी फोर्स का ही रेशियो निकालना है, Fe/Fg ही निकालना है 2 प्रोटॉन्स के लिए। तो फिर से वही तरीका लगाएंगे फॉर 2 प्रोटॉन्स। इस बार जो दोनों चार्ज होगा वो प्रोटॉन ही होगा, तो यहाँ भी P, यहाँ भी P, Q1 की जगह भी QP, Q2 की जगह भी QP। मास ऑफ
फर्स्ट चार्ज, तो ये प्रोटॉन है तो इसलिए एम हो गया, और सेकेंड चार्ज है मास ऑफ सेकेंड चार्ज, तो ये एम हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो प्रोटॉन है डिस्टेंस अभी भी आर ही रहेगा। तो फॉर 2 प्रोटॉन्स फिर से हम दोनों फार्मूला लिखेंगे, एक कूलम्ब्स लॉ का और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। Q1 और Q2 की जगह QP इंटू QP, M1 और M2 की जगह MP इंटू MP। अब फिर से जब इसका रेशियो निकालेंगे तो फिर से वही होगा FE/FG, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा K QP इंटू QP, नीचे आ जाएगा G MP इंटू MP। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, QP चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर से QP सेम वही वैल्यू, और अपॉन में जो आएगा G का वैल्यू हमने पुट कर दिया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन इस बार दोनों सेम होने वाला है 1.67 10⁻⁻27, 1.67 10⁻⁻27। ऊपर वाला का टर्म देखिए तो ये सेम पहले जो आपने सॉल्व किया है सब कुछ वही रहे, सब कुछ वही है, 9 इंटू 10⁹, 1.6 10⁻⁻19, ये 2 बार था, वही काम यहाँ पे आपको करना है। तो फिर से अब यहाँ सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं देना, जब ऊपर आप सॉल्व कर चुके हैं सेम क्वेश्चन है तो हम इसको सीधे लिख देंगे जो यहाँ पे लिखा गया था 23.04 इंटू 10⁻⁻29, यहाँ हमने सीधे लिख दिया 23.04 इंटू 10⁻⁻29। नीचे वाले में भी सब कुछ सेम था मगर ये इस बार बदल चुका है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, यहाँ पे दोनों प्रोटॉन है, तो इसलिए यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, जब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। और 10 का पावर जब आप सॉल्व करेंगे तो 27 ये हो जाएगा आपका 54, और ये 11 हो गया, 5 और 6 मतलब 65 सब माइनस में है, इसलिए पावर आपका माइनस में ही रहेगा। अब इसको आपस में डिवाइड कीजिए, इसको जब डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2385, और ये 65 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 65 में से 29 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 36। आंसर आपका हो गया 1.23 इंटू 10⁻36। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ए का जो सेकेंड पार्ट है जिसमें 2 प्रोटॉन्स के लिए हमें निकालना था फोर्स का रेशियो, उसका भी आंसर आ गया 1.23 इंटू 10⁻36। अब इस क्वेश्चन का जो बी नंबर पार्ट दिया था उसको देखिए, बी नंबर में कहा है एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए आपको एक्सीलरेशंस का वैल्यू बताना है, अलग अलग बताना पड़ेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, किसका यूज करते हुए, इलेक्ट्रिकल फोर्स का, ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, एक निगेटिवली चार्ज होता है एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए वहाँ अट्रैक्शन लगेगा। तो इस अट्रैक्शन वाले फोर्स का यूज करते हुए आपको एक्सीलरेशन का वैल्यू बताना है, कब, व्हेन दे आर प्लेस्ड एट 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, जब वो 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर रखे गए हों। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा पहले फोर्स का वैल्यू, पहले फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद हमें फार्मूला पता है F = m × a, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, A = F/m। तो हमें ज़रूरत है F का, F निकाल लेंगे कि कितना अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, उसके बाद यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन बाई से रखेंगे तो दोनों के लिए हमें एक्सीलरेशन का वैल्यू पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया था पहले वो लिख लिए, क्वेश्चन में यहाँ पे इस बार डिस्टेंस दिया था, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन R = 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम होता कितना है, तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ हमने बता दिया कि F = ma फार्मूला हमें पता है, यहाँ एक्सीलरेशन A है क्या, तो ये हो जाएगा F/m। तो पहले हमें निकालना है F, तो F निकालने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन का ही फोर्स लगेगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स निकालना है, ये चार्ज वाला फोर्स है, मास से आप यहाँ नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ आपको चार्ज का इस्तेमाल करना है। तो चार्ज वाला फोर्स मीन्स कूलम्ब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, F = K, या पहला वाला चार्ज है इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला चार्ज है प्रोटॉन, और डिस्टेंस K का वैल्यू 9 × 10⁻9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों सेम होता है तो वो रख दिया गया। इस बार नीचे आएगा 10⁻⁻10 और उसका स्क्वायर। फिर से देखिए तो ऊपर वाला टर्म फिर वही है जो अभी ऊपर आप सॉल्व करते हुए आए हैं, 9 × 10⁻9, और ये 2 बार रिपीट हो रहा है, देखिए फिर से वही है। तो इसका वैल्यू आया था 23.04 इंटू 10⁻29, यहाँ सीधे वही लिख देंगे 23.04 इंटू 10⁻29, 10⁻10 का स्क्वायर मतलब 10⁻10 का मल्टीप्लाई करना है 10⁻10 में। तो जब बेस सेम होता है तो पावर को आपस में ऐड करते हैं, -10 में -10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -20, तो 10⁻20 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इस -20 को ऊपर भेजेंगे तो +20 हो जाएगा, मतलब आपको -29 + 20 करना है तो आ जाएगा -9। तो वही आपका यहाँ लिखा गया 23.04, ये वैसे ही रह गया क्योंकि 10 का पावर आपस में सॉल्व हो गया, 23.04 इंटू 10⁻9। अब
ये -9 है, इस डेसिमल को एक प्लेस इधर करना है, तो जब डेसिमल को एक प्लेस ये करेंगे तो -9 से ये -8 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया 2.30 × 10⁻⁸। यफ का वैल्यू पता चल गया, और जैसे यफ पता चला तो आप इस वाले फार्मूले का यूज करके बारी बारी से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए एसिलेशन निकाल लेंगे। तो वही लिखा गया एसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन के लिए ई है तो यहाँ सब स्क्रिप्ट में हमने ई लगा दिया ए के। F/me, एफ का वैल्यू ये जो आया है उसी को रखेंगे। me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻31। यहाँ पे देखिए तो ये दोनों डेसिमल जो है वो सेम प्लेस पे है, तो डेसिमल सीधे हट जाएगा 23/91, और ये -31 ऊपर जाके +31 बनेगा। 31 में से 8 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 23, इसलिए हो गया 23/91 × 10⁻23। जब इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.25, और ये 10⁻23 वैसे रहा। फिर से इस डेसिमल को एक प्लेस इस बार इधर लेके जाना है, तो ये 10⁻23 का एक पावर इसमें यूज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻22 मीटर/सेकेंड क्योंकि एसिलेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हो गया मीटर/सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाता है मीटर/सेकेंड²। ये एसिलेशन का यूनिट है, ये तो आप जान ही रहे होंगे। और जो इसमें लास्ट था कि आपको निकालना है एसिलेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए एसिलेशन यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया, जगह कम था, आप ये पूरा लिखिएगा। तो AP लिख दिया गया, AP है क्या, तो F/mp। अब F का वैल्यू वही जो यहाँ पे आप ला चुके हैं, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में समझ लीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 10⁻⁻27। यहाँ देखिए तो इस बार प्लेस सेम नहीं है, नीचे 2 प्लेस है, ऊपर एक ही प्लेस है, इसको आप अब 0 समझ सकते हैं। तो अब 2 प्लेस हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, यहाँ 1 पॉइंट आएगा, यहाँ तो 0 पॉइंट आया था मगर यहाँ 1 पॉइंट में आएगा, और 27 में से 8 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 19। ये आपका जब एक प्लेस में आ ही चुका है इधर से, तो फिर अलग से इसको यूज करने का ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर हो गया 1.3 × 10⁻19 मीटर/सेकेंड²। अब चाहे तो आप इस 7 को छोड़ते तो ये 4 हो जाता, तो आप चाहते तो आप इसको 1.4 भी लिख सकते थे। 1.3 × 10⁻19 मीटर/सेकेंड²। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर था। क्वेश्चन में कई पार्ट करके पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप उसको तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं।